आज की वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि देखिए लोगों को अभी पूरी तरीके से कुछ पता नहीं है। सब ये सोचते हैं कि ग्रह को देख लिया बैठे हुए तो बस समझ गए कि भाई ग्रह जो है हमारा अच्छा बैठा है। मान लो केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, उसके बाद भी जीवन में अच्छी अवस्था नहीं हो रही। जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं, जीवन में वो संबंध नहीं है, वो धन नहीं है। जिस तरीके की आपकी ग्रह स्थिति है उस तरीके का आपको राजयोग कारक ग्रह बैठे हैं, उसके बाद भी आपको धन नहीं मिल रहा। उसके बाद भी आप जो है रात को खा लेते हैं तो सुबह के लिए टेंशन में रहते हैं। व्यापार में मेहनत करते हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिलती, नौकरी लगती है छूटती है, ग्रह अच्छे बैठे हैं तब भी। और जो है आपको किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। कुछ लोग जो हैं मकान फुटपाथ तक पे भी रह रहे हैं अच्छे ग्रह की स्थिति होने के बाद भी। कुछ लोगों की मैरिज वगैरह के सब कुछ अच्छे योग दिख रहे हैं और वहाँ मैरिज वगैरह नहीं हो रही और किसी को प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा, किसी के संतान नहीं हो रही। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि देखिए आपने देखा कि आपका जो है केंद्र या त्रिकोण में अच्छे ग्रह स्थिति है, मतलब केंद्र या त्रिकोण में ज़्यादातर ग्रह बैठे हैं। कुछ केंद्र में बैठे हैं, कुछ त्रिकोण में बैठे हैं, अष्टम में भी नहीं बैठे, छठे में भी नहीं बैठे, 12वें में नहीं बैठे। उसके बाद भी जीवन में संघर्ष लगा है। और कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जब जन्म लिया उससे लेके और बुढ़ापे तक उनके जीवन में सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं रहा। और ग्रह स्थिति भी अच्छी है, हाथ की लाइनों की भी अच्छी स्थिति है तब भी। ये कंडीशन कब होती है? देखिए पहले मैं बता दूं आपको, ये कंडीशन तब होती है। देखिए मान लो आपका ग्रह एग्जाम्पल के तौर पे शनि सप्तम में बैठा हो, या शनि आपके जो है तुला राशि में बैठा हो आपकी कुंडली में, या आपकी मेष राशि हो तुला राशि में सप्तम में बैठा हो, तो शनि आपका उच्च का हो गया। मगर उच्च का शनि अच्छा फल देता, आपको राजयोग कारक था, आपको सम्मान प्राप्त होता, आपको विदेश यात्रा होती, आपके पास धन दौलत की इंतहा नहीं होती, इतना होती, सब कुछ होता। क्योंकि उसका शनि शनि भाई अगर मतलब ये तो चलो मेष राशि मैंने कह रहा योग कारक प्लानट हो किसी की राशि में, मतलब योग कारक प्लानट हो, मतलब मान लो या तो कन्या में बैठा हो, कन्या का हो, या फिर तुला का हो, या फिर वृषभ का हो, या फिर मिथुन का हो, या फिर आपका जो है कुंभ का हो, या फिर मकर का हो। तो ये योग कारक प्लानट हो गया। उसके बाद भी योग कारक प्लानट होके कुंभ लगन में होके, कुंभ लगन का स्वामी होके और तुला में जाके बैठ जाए। कुंभ का स्वामी होके कुंभ राशि आपका लगन कुंभ हो और उसमें तुला राशि में जाके बैठ जाए और उसके बाद भी आपको लाभ ना मिले। तो देखिए मैं बताऊं, पहली स्थिति होगी, आप पहले अपने शनि को देखें। आपका शनि वक्र तो नहीं है, सूर्य से कितनी दूरी पे है, चंद्रमा से कितनी दूरी पे है। उसके बाद इसका वो देखें चेष्टा बल। पहले तो आप ये देख लें कि आपका शनि वक्र तो नहीं है। मैं शनि को लेके चल रहा हूँ। अगर शनि वक्र है, देखिए उच्च का ग्रह जब वक्र होता है तो वो नीच का फल देने लगता है, और नीच का ग्रह जब वक्र होता है तो वो उच्च का फल देने लगता है। ये एक बहुत अच्छी मैं वो बता रहा हूँ डेफिनेशन। अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वक्र स्थिति क्या होती है। वक्र स्थिति ये होती है कि आप ट्रेन में बैठे हों और ट्रेन चल रही हो और साथ में ही आपके साथ एक ट्रेन और स्पीड से निकल के जाए, तो आपने हमेशा ये महसूस किया होगा, संसार का प्रत्येक व्यक्ति ट्रेन में ज़रूर बैठा है, तो आपने ये वो किया होगा कि आपकी ट्रेन ऐसा लगती है जैसे पीछे को जा रही है। जो पीछे को जा रही है, तो जब वो पीछे को जा रही है, ऐसी वक्र स्थिति होती है ग्रह की। ग्रह पीछे को भागता है और वो आगे का फल भी देता है, पीछे का फल भी देता है। क्योंकि वजह क्या होती है, यहाँ पर ये ग्रह स्ट्रांग हो जाता। स्ट्रांग कैसे होता? इसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है।
सूर्य के कारण इसकी स्टेटिटी बढ़ जाती है, चेस्ट डबल बढ़ जाता है, इसीलिए इसमें पावर स्ट्रांग हो जाती है। अब शनि जो है वो शशि शशि करके चलने वाला प्लैनेट, मैं आज शनि की बात कर रहा हूँ, अभी और भी ग्रहों की बात करूँगा। शशि शशि करके चलने वाला प्लैनेट है। धीमे धीमे करके वो 2.5 साल में एक ऑर्बिट पार करता है। अब ये 2.5 साल में लगभग 139 दिन के लिए एक बार, 139 दिन के लिए दो बार, मतलब 2 बार 139 दिन के लिए वक्र अवस्था में आता है। तो ये और स्ट्रॉन्ग अवस्था हो जाती है क्योंकि चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो ये अब 2 घरों का फल देने लगता है। मान लो तुला है, तुला राशि, तो तुला राशि के इस टाइम पंचम में शनि है, तो पंचम का फल भी देगा और चौथे का फल भी देगा। तो चौथा जो है इनकी मकर राशि है, तो चौथे की मकर राशि होने की वजह से इनको भूमि, वाहन, भवन, स्त्री सुख, मातृ सुख और मातृ और पत्नी के बीच के संबंध अच्छे होने तय हो जाएंगे। इनके अगर मकान नहीं था तो मकान प्राप्त हो जाएगा, इनका वाहन नहीं था, वाहन अगले 139 दिन में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि चेष्टा बल दोनों उसको फल देगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल इस टाइम तो दोनों राशियां ही आ रही थी, एक मकर एक कुंभ, मतलब पीछे जा रहा था तो भी मकर में और शनि की राशि में जा रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर शनि जो है वो अब जो आगे वाले टाइम में जाने वाला है मीन राशि में। अब वो मीन राशि में जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पर जब वक्र होगा तो चेष्टा बल जो है फर्स्ट घर का तो शनि की राशि नहीं होगी, सेकंड घर जो है वो शनि की राशि होगी, पीछे बैक करेगा। तो कुंभ आ रही है, उसमें कुंभ का फल देगा और तो मिला जुला फल रह जाएगा उस टाइम। ऐसे ही मान लो शनि अष्टम में मतलब उसमें चला जाए मेष राशि में, तब वो बैक उसका मतलब जब वक्र अवस्था होगी तो वो पीछे भी मुड़ेगा और आगे, तो अब पीछे किसकी होगी, मीन राशि होगी और यहाँ मेष राशि होगी। तो यहाँ पर शनि का फल इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में इस टाइम है, तो उसकी एक राशि है मकर राशि, एक है कुंभ राशि, तो इस टाइम मूल त्रिकोण राशि में, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा फल देगा सभी राशियों के लिए। मगर जैसे ही ये 2025 में मार्च के बाद ट्रांजिट करेगा मीन राशि में, तो फिर मिला जुला फल रहेगा वक्र स्थिति का, 2 बार वक्र स्थिति का। फिर इसके बाद जब ये मेष में चला जाएगा 2.5 साल के लिए 2027 के बाद, तो फिर ये मिला जुला फल नहीं देगा, फिर ये दिक्कतें भी पैदा करेगा। मगर अगर आपकी कुंडली में, मैंने ये कहा कि ग्रह अच्छे होने के बाद भी फल नहीं मिलते, उसकी वजह क्या है, आपके प्रत्येक ग्रह जो बैठा है वो किसी न किसी नक्षत्र में बैठा है। अब मान लो फॉर एग्जांपल शनि ही की बात कर रहे हैं, शनि जो है वो चंद्र के नक्षत्र में जाके बैठ जाए और चंद्र के नक्षत्र में बैठ के शनि अच्छा फल नहीं देगा, और यहाँ पर बाल्य अवस्था या वृद्धावस्था में पड़ा हो तो भी अच्छा फल नहीं देगा। आपने तो देख लिया कि आपका ग्रह केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है, मगर वो बाल्यावस्था वृद्धावस्था पड़ा ये आपने नहीं देखा, वो किस नक्षत्र में बैठा है आपने ये नहीं देखा। यहाँ पर अच्छा बैठा है, हो सकता है D9 में जाके वो नीच का हो गया हो, आपने वो भी चेक नहीं किया। तो सब चीज़ों का चेक करने के बाद ही इसका वो विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। और देखिए फिर आप ये भी देखें, आपका जो शनि ही, पहले मैं बात कर रहा हूँ, शनि आपका जैसे चंद्र के नक्षत्र में बैठा, अब आप देखिए आपकी जो टाइम वो है अंक तालिका में जाके देखें कि आपकी शनि की और चंद्र की तात्कालिक मित्रता है या नहीं। अगर तात्कालिक मित्रता है तो यहाँ पर ये अच्छा फल देगा, और अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो यहाँ पर ये बुरा फल ही देगा, अच्छा फल नहीं देगा। ऐसे ही बुध को ले लो, बुध जो है वो कन्या में ही उच्च का होता है और बुध जो है वो मीन में नीच का हो जाता है। अब मान लो आपकी कुंडली में नीच का बैठा है और वक्र हो गया तो वो उच्च का फल देने लगेगा, और अगर मान लो वो आपकी कुंडली में कन्या में बैठा है और वक्र हो गया तो वो फिर नीच का फल देने लगेगा। देखिए चंद्रमा और सूर्य ये कभी वक्र नहीं होते, दोनों प्लानेट, और राहु केतु जो है ये हमेशा वक्र रहते हैं। ये
कभी भी मार्गी चाल नहीं चलती, हमेशा वक्री ही स्थिति इनकी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर बुध आपका मान लो उच्च का बैठा है कन्या में और वक्र भी नहीं है और D9 में जाके नीच का हो गया, तो वो उसका फल मिश्रित फल हो गया। इसीलिए D9 का भी एनालिसिस देखें, D10 का भी देखें और चार्टों का भी देखें और अंक ये देखें आपका बुध फॉर एग्जाम्पल आपका बुध जो है मंगल की राशि में बैठा हो, मंगल के नक्षत्र में बैठा हो, तो यहाँ पर बुध अच्छा फल नहीं देगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आपको फिर मिश्रित फल शुरू हो जाएंगे, चाहे वो आपका भद्र योगी क्यों ना बना रहा हो। ये देख लें। फिर आपने देखा हो सकता है सूर्य के समीप ही होता ज़्यादातर बुध, तो हो सकता है डिग्री वाइज बहुत क्लोज कंजक्शन हो तो अस्त पड़ा हो, या हो सकता है जीरो अंश पे बैठा हो तो मृत पड़ा हो। तो चाहे भद्र योग बना रहा होगा या कोई सा भी राजयोग बना रहा होगा, उसका आपको फल नहीं मिलेगा। ये चीज़ें बहुत एनालिसिस करने वाली हैं, इसको बहुत ज़्यादा डीपली देखने वाली चीज़ है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत कुछ चीज़ें मैं खोल के रख दी जो आपको शायद ही कोई इतनी सटीक बताएगा, क्योंकि हर आदमी किसी को सिखाना नहीं चाहता। अब मान लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका भद्र कन्या राशि है, कन्या राशि में छठे हाउस 10th हाउस में जो है मिथुन राशि आ गई, मिथुन राशि में बुध बैठा है, भद्र योग बना रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका केतु जो है वो 2nd हाउस में बैठा है, 2nd हाउस से नवम दृष्टि केतु की 10th हाउस पे पड़ रही है, तो यहाँ पर आपका भद्र योग काम नहीं करेगा। केतु और बुध जब संपर्क में आते हैं तो जड़त्व योग बनता है, तो वो फल नहीं होता, विफल होने लगते हैं फल। राजयोग कारक प्लानेट नहीं रहता। इनके छोटे छोटे उपाय करने पड़ेंगे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो करना। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या में नीच का होता है। अब मान लो कन्या में शुक्र बैठा है और वक्र अवस्था में आ जाए तो ये उच्च का फल देने लगेगा, और मान लो शुक्र मीन राशि में वक्र हो जाए तो ये नीच का फल देने लगेगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने योग्य हैं। अब मान लो शुक्र सूर्य के संपर्क में आ जाए और क्लोज कंजक्शन में आ जाए डिग्री वाइज, तो अस्त हो गया। मान लो शुक्र पे कहीं से उसको पीड़ित करने वाले ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, कहीं से राहु की पड़ जाए, कहीं से केतु की पड़ जाए, कहीं से आपके जो है गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो यहाँ पर शुक्र पीड़ित अवस्था में भी हो सकता है। तो पीड़ित शुक्र भी आपको जीवन भर आपके पास लग्जरी हो, पैदाइशी लग्जरी आपको प्राप्त हुई हो, आप वाहन आप खरीद लें, वाहन चला नहीं पाएंगे, सुंदर पत्नी होगी मगर पत्नी से अनमन रहेगी। हर चीज़ पीड़ित शुक्र जो है आपको लग्जरी भी नहीं देगा, ससुराल पक्ष से संबंध भी अच्छे नहीं देगा, प्रेम संबंध भी नहीं देगा, और आपके अच्छा घर नहीं देगा और अच्छी गाड़ी नहीं देगा, और आपका सम्मान भी उच्च कोटि का नहीं होगा। आपको लोग मिलेंगे और भूल जाएंगे, आपके चेहरे पे भी दाग धब्बे रहेंगे जीवन भर, अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है, पीड़ित अवस्था में है। अस्त है तो आप बीमारियां लगी रहेंगी। और मान लो आपका वक्र हो गया कन्या में बैठ के, तो फिर ये उच्च का फल देने पड़ेगा। मैंने बताया कि वक्र स्थिति क्या होती है, वो मैंने आपको समझा दी। वक्र स्थिति में संस्कृत में बोलूं तो इसे कहा जाता है टेढ़ा मेढ़ा। वक्र स्थिति जो कही जाती है कि टाल मटोल करने वाला, मतलब कभी कभी गिरह इधर को देखना, कभी इधर को देखना, कभी सीधे से देखना, तो उसकी शरारत बढ़ जाती है, तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग अवस्था में वक्र अवस्था में आ जाता है। मगर कहीं कहीं ये धीमा भी हो जाता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मुझे अब इसमें बहुत कुछ आपको भी बताना है। अब
आपने शुक्र देख लिया, अगर शुक्र ख़राब है तो वैवाहिक जीवन ख़राब है, शुक्र ख़राब है, पीड़ित है, तो विवाह हो ही नहीं पाएगा। और विवाह हो जाएगा तो विवाह के उपरांत घर आन के बैठ जाएगा, या पत्नी छोड़ के चली जाएगी। पति का विवाह वो ख़राब है शुक्र, तो पत्नी छोड़ के चली जाएगी, या पति का ख़राब है तो पत्नी छोड़ के चली जाएगी, पत्नी का ख़राब है तो पति छोड़ के चला जाएगा। इस तरीके से उसकी कंडीशन हो जाती है। या हाथ में भी कुछ चिन्ह देखे जाते हैं, वो मेरी वीडियोस आप और देख सकते हैं। शुक्र ख़राब है, पीड़ित है, तो शुगर की बीमारी लगनी तय है। अब शुक्र का हो गया। अब शुक्र मान लो आपके केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, बहुत अच्छे योग में बैठा है, मीन राशि में बैठा है, उचका हुआ बैठा है, मगर वो नक्षत्र में बैठा है अपने एनिमी के, और एनिमी की अंक तालिका में तात्कालिक मित्रता नहीं है, तो फिर यहाँ पर शुक्र अच्छा फल नहीं देगा, मिश्रित फल ही देगा। 50-50 ही आप पे जीवन पे असर रहेगा। अगला प्लैनेट हमारा आता है, वो आता है मंगल। मंगल अगर कर्क राशि में बैठ के वक्र हो जाए तो उच्च का फल देने लगेगा। मंगल अगर उसमें मकर राशि में बैठ के वक्र हो जाए तो ये नीच का फल देने लगेगा। और मंगल अगर सूर्य के मित्र है, सूर्य का सेनापति है, और सूर्य की बहुत अच्छी मित्रता है, मगर ये भी अगर क्लोज कंजक्शन में आ जाए तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज कंजक्शन में डिग्री वाइज कम में आ जाए तो दिक्कतें आ जाती हैं। मंगल पीड़ित हो जाए, मंगल पहले में बैठ जाए, मंगल पंचम में बैठ जाए, मंगल सप्तम में बैठ जाए, मंगल 12वें में बैठ जाए, तो मांगलिक योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का अगर विवाह मांगलिक से ना हो तो फिर वैवाहिक जीवन हमेशा खटपट रहती है, उसके वैवाहिक जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं आती। वैवाहिक जीवन हमेशा कष्टपूर्वक रहता है और एक न एक दिन टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। मंगल के उपाय के लिए मैं बता चुका हूं, और लास्ट में और बता दूंगा, और मेरी वीडियोस देख सकते हैं, लास्ट में बता दूंगा। अब मंगल मान लो राहु के नक्षत्र में बैठ जाए, अब मान लो मंगल राहु के नक्षत्र में बैठ गया, तो अब मंगल और राहु जो बनते हैं अंगारक योग। तो आपने देखा मंगल मेष राशि में उचका बैठा है और केंद्र में बैठा है, उसके बाद भी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है और लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि राहु की दशा में उसमें बैठा है। अब आप राहु को देखें पहले, आपका राहु कहाँ बैठा है। फॉर एग्जाम्पल आपका राहु बैठा है अष्टम में। अब आप अष्टम के स्वामी को देखिए, आपका अष्टम का स्वामी कहाँ बैठा है। अष्टम का स्वामी अगर आपका मान लो केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, मान लो अष्टम का स्वामी आपका केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, तो फिर आपका मंगल यहाँ पर फल अच्छा देगा। मगर पहले ये देख लें आपकी मंगल की और राहु की अंक तालिका में मित्रता है या नहीं है, वो देख लें। यहाँ पर मंगल कर्क में बैठा है, नीच का बैठा है, और D9 में जाके मंगल मकर में बैठ जाए तो उच्च का फल देने लगेगा। तो वो मंगल आपको भूमिपति बना देगा अपनी दशा अंतर्दशा में, वो आपको कुल दीपक बना देगा, वो आपको हड्डियों के रोगों से बचा देगा, वो आपके फ्रैक्चर्स वगैरह होने रुक जाएंगे, फ्रैक्चर वगैरह नहीं होगा। अगर मंगल अच्छा होगा तो फ्रैक्चर जीवन में नहीं होगा, मंगल अच्छा होगा तो गठिया की बीमारी नहीं होगी, मंगल अच्छा होगा तो ब्लड का कारक है मंगल, तो ब्लड की प्रॉब्लम नहीं होगी, मंगल अच्छा होगा बीपी की शिकायत नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपके साथ अच्छी रहेंगी। अगला ग्रह हमारा आता है, वो आता है कौन सा, गुरु। अब गुरु जो है वो मकर राशि में बैठ गया तो वो नीच का हो गया, अब वो मकर राशि में बैठ के वक्र हो गया तो वो उच्च का हो गया। और मान लो यही गुरु कर्क राशि में बैठ गया, उच्च का हो गया, वहाँ पर बैठ के वक्र हो गया तो नीच का हो गया। बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी है ये, जो ज्योतिषी है बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी है। आपने देख लिया बस कुंडली के चार्ट को और फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे साथ तो यही होगा इस दशा में। ऐसा कुछ नहीं है, पहले उसका एनालिसिस कर लें, उसका एक्सरे कर लें, उसका अल्ट्रासाउंड कर लें कुंडली का, तभी आपको सब कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब मान लो गुरु
कर्क राशि में बैठ के वक्र हो गया तो नीच का हो गया। अब मान लो यहाँ पर गुरु मकर राशि में बैठ के नीच का है और D9 में जाके कर्क में बैठ गया तो वो उच्च का हो गया। अब मान लो गुरु पे साथ राहु बैठ गया तो चंडाल योग बन गया। तो राहु की दशा भी परेशान करेगी और गुरु की दशा भी परेशान करेगी। इसका उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा सभी ग्रहों के लिए अलग अलग, तो वो पूरी वीडियो चेक करते चलें। अब मान लिए आपके राहु की दृष्टि गुरु पे पड़ गई तो भी दिक्कत। मान लो आपके गुरु पे शनि की दृष्टि पड़ गई तो भी दिक्कत। चंद्र की दृष्टि पड़ जाती है तो अच्छा, और चंद्र के साथ गुरु आके बैठ गया तो गज केसरी योग। और अब आप देखिए आपका गुरु मान लो चंद्र के नक्षत्र में बैठा है तो अच्छा फल ही देगा, मगर तात्कालिक मित्रता में देखना फिर भी ज़रूरी है। तात्कालिक मित्रता क्या है वो देखनी ज़रूरी है। अब मान लो गुरु आपका यहाँ पर मंगल की राशि में बैठ जाए, मंगल के नक्षत्र में, तो भी तात्कालिक मित्रता देखें। मान लो गुरु राहु के, मान लो गुरु आप जो है आप गुरु आपका शनि के नक्षत्र में बैठ जाए तो भी आप अंतालिका में देखें शनि और गुरु की मित्रता क्या है, उसके बाद ही आप इसका पूरा एनालिसिस करें गुरु की दशा अंतदशा क्या असर देगी। और मुझसे एनालिसिस कराना चाहें तो मुझसे करा लें, मैं भी आपको सब कुछ बता दूंगा और उसका उपाय छोटे छोटे रसोई घर से बता दूंगा, वो कर लेना। अच्छा, अब अगला प्लैनेट हमारे पास कौन सा आया, देखिए चंद्र और सूर्य के वक्र कभी नहीं होते और राहु केतु वक्र नहीं होते। तो 4 ग्रह हमारे निकल गए और 5 ग्रहों को मैं आपको बता दिया। तो अब ये तो हो गई वक्र स्थिति की कहानी और ये हो गई आपके नक्षत्र की कहानी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, दृष्टियाँ, कंजक्शन ये भी बहुत दिक्कत करते हैं। मगर अगर मित्रता होती है, मान लो मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं, अब मंगल और वो जो है आपके शनि एक साथ बैठे हैं, शनि और मंगल आपस में जो है एक अच्छा नहीं होता अगर शनि मंगल एक साथ बैठे हैं और उनकी अगर तात्कालिक मित्रता है तो यहाँ पर शनि मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा ही फल देंगे। ये एनालिसिस है मेरा और यही मैं बता दूं, वक्र स्थिति इसी को कहते हैं। और इस टाइम जो है थोड़ा सा मैं सी राशि के बारे में बता दूं, क्योंकि सी राशि के मैं भी वीडियो नहीं बना पाया था। सी राशि के लिए इस टाइम जो है 25 अंश पे शनि सप्तम में बैठा है, जो गुरु के नक्षत्र में आ गया है 30 उसको जून को, और 29 जून को आपका शनि वक्र अवस्था में आ गया है। और आपके मीन राशि अष्टम में राहु आ रहा है 8 जुलाई को शनि के नक्षत्र में उत्तरा पादपद में, और आपके 10th हाउस में बैठे हैं इस टाइम गुरु, नहीं आपके राहु जो आए हैं वो आए हैं अष्टम में शनि के नक्षत्र में उत्तरा पादपद में, और गुरु आपके आए हैं 10th हाउस में जो आपका वृषभ राशि है, तो वहाँ पर 15 अंश पे बैठे हैं। और यहाँ पर राहु केतु जो है, राहु बैठा है अष्टम में 16 अंश पे और केतु बैठा है 2nd हाउस में 16 अंश पे, और बुध सूर्य और शुक्र बैठे हैं कर्क राशि में, बुध शुक्र और सूर्य बैठे मिथुन राशि में 11th हाउस में आपके, और बुध जो है वो जो है आपका शुक्र जो बैठा है वो 29 अंश पे बैठा है, और सूर्य जो बैठा है वो 20 अंश पे बैठा है, और वो जो है आपका क्या कहना चाहिए बुध जो है वो 12 अंश पे वो बैठा है आपके कर्क राशि में। तो ये पूरी आपकी इस टाइम वो है, और 12 जुलाई को वो चलेंगे 9th हाउस से निकल के मंगल 10th हाउस में। तो मंगल का 10th हाउस में जाना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मंगल 10th हाउस में जाएगा और 7 जुलाई मतलब शुक्र चले जाएगा 11th हाउस में, और सूर्य भी चला जाएगा 16 जुलाई को 11th हाउस में, और गुरु रहेगा अभी 10th हाउस में ही अभी आपके, मतलब
10th हाउस में गुरु रहेगा और 11th हाउस में आपके शुक्र, सूर्य और वो हैं। तो सूर्य चले जाएगा आपका 16 अगस्त को 12वें हाउस में, और शुक्र चला जाएगा 7 अगस्त को 12वें हाउस में। तो शुक्र का 12वें हाउस में जाना, 12वें हाउस में जाके शुक्र उच्च का हो जाएगा। जब 12वें हाउस में शुक्र उच्च का हो जाएगा तो आपको लग्जरी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपकी अचानक से हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। शनि सप्तम में बैठ के 25 अंश पे पूर्व भाग पद में बैठ के आपके वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बनाएगा, आपकी रोज़ाना की इनकम को बढ़ाएगा, आपकी पार्टनरशिप को बढ़ाएगा, आपको जनता से लाभ दिलाएगा, आपके भाई बहनों से संपर्क अच्छे होंगे, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि शनि गुरु के नक्षत्र में बैठ के सप्तम दृष्टि जब लगन पे डालेगा तो यहाँ पर क्या होगा, लगन पे गुरु की दृष्टि पड़ना, लगन कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मेष राशि, तो मंगल पे गुरु की दृष्टि पड़ना, शनि गुरु के नक्षत्र में बैठ के अच्छा ही फल देगा, तो आपका व्यक्तित्व भी निखार में आएगा। सूर्य और आपका जो है 11वें हाउस में सूर्य अच्छा फल देगा, और शुक्र 7 अगस्त तक का बहुत अच्छा फल दिया है, और मगर अब जाके ये जब कर्क राशि में चला जाएगा उसमें अभी कर्क राशि में चला जाएगा अच्छा फल देगा। और बुध आपका 12वें हाउस में है इस टाइम, तो बुध आपके इस टाइम 12वें हाउस में, तो इस टाइम व्यापार में लॉस चल रहा होगा, जो 19 जुलाई तक का समय है। 19 जुलाई को अभी 12 अंश पे बैठा है 12वें हाउस में बुध, अब ये चला जाएगा लगन में, तो बुध का लगन में जाना आपका एकदम से व्यापार इंक्रीज हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, आपके चेहरे में बचपने वाली आभा शुरू हो जाएगी। अगले 1 महीने आपके चेहरे में मतलब स्किन आपकी एकदम से मिर्च से जीवित लगने लगेगी। अगर आपने देखा होगा कभी कभी बहुत निढाल सा इंसान का चेहरा लगता है और कभी एकदम से चार्मिंग फेस लगता, तो ये बुध की वजह से होता। बुध 12वें में था, बाद में वो बुध अच्छा नहीं था, क्योंकि 12वें में बुध जाके नीच का हो जाता है, तो ये दिक्कत कर रहा है आपको 19 अगस्त तक। तो 19 अगस्त के बाद आपका समय अच्छा शुरू हो जाएगा। गुरु 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस में गुरु अच्छा ही फल देगा, क्योंकि गुरु 10th हाउस में सप्तम दृष्टि से 4th हाउस को देख रहा है, जो उच्च का फल दे रहा है, तो वो समय अच्छा ही है। आपके 2025 तक का समय बहुत अच्छा है। 2025 तक यहाँ पर शनि रहेगा, और शनि अब मार्च 2025 तक जो है यहीं रहना है सप्तम में, और राहु जो है शनि के नक्षत्र में अष्टम में बैठेगा मार्च 2025 तक। और राहु जब शनि के नक्षत्र में अष्टम में बैठेगा, राहु इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करेगा, राहु आपकी दिक्कतें दूर करेगा। वैसे तो शनि का अष्टम में जाना, क्योंकि आपका योग कारक प्लानेट नहीं है, दिक्कतें पैदा करता, मगर राहु के नक्षत्र में बैठ के देखिए राहु एक जहरीला ग्रह है, और अष्टम घर भी जहरीला घर है, तो लोहा को काटता है, इसलिए